तो दोस्तों मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मज़हर अब्बास गोंदल साहब। आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं और हिस्ट्री में बड़ी गहरी जो है वो ग्रिप है। और रिसेंटली इन्होंने द न्यूज़ अखबार में एक आर्टिकल लिखा लेगेसी ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से, जो कि कहा जाता है जी कि नॉर्मली जो है कि जो पंजाब है, जिस जो पंजाबी हैं या जो पंजाब है उसने जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनको कभी रेजिस्ट नहीं किया। और इस हवाले से ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। और इन्होंने बड़े जो है वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दिए कि ये जो पंजाब की जो लॉन्ग हिस्ट्री है रेजिस्टेंस की, इंटरनल और एक्सटर्नल, उस हवाले से मैंने कहा इनसे बात की जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन भी करवाया और साथ से टाइम भी दिया आपने। और एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी कि जो चीज़ें मैं लिखता हूँ शायद वो मैं बोल के लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे भी कर सकूँ। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ज़रा हमें बताएं कि ये जो पॉपुलर बिलीफ है कि पंजाब ने कभी रेजिस्ट नहीं किया फॉरेन इन्वेडर्स को जो जिन्होंने हमले किए, इसकी ये क्या है? क्या पंजाब ने रेजिस्ट किया है, या कि ये जो नॉर्मल बिलीफ है कि पंजाब ने कभी रेजिस्ट नहीं किया और हर आने वाले को वेलकम किया, ये ठीक है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और आपने इस आर्टिकल में बताएं क्या लिखा है। असल में डॉक्टर कमर चीमा साहब, चीज़ें ये होती हैं कि दो मसाइल होते हैं। एक मसला ये होता है कि या तो हमें तारीख का इल्म नहीं होता, हम शायद इस वजह से उसके ऊपर कुछ ब्लंडर्स मारते हैं, कुछ गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा हम कह सकते हैं कि बायसनेस होती है, उसके अंदर ताज्जुब पाया जाता है शायद इस वजह से भी ना। अब आपको मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ना आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ उसमें। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में अक्सर औक़ात सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर, फ़ेसबुक के ऊपर एक लिखा होता है, इधर हम उधर तुम। कि लोग कहते हैं कि भुट्टो साहब ने फरमाया था कि शेख मुजीबुर रहमान को कि वहाँ पे आप, यहाँ पे हम। ही नेवर अटर्ड सच वर्ड्स। कभी भी उनके मुंह से ऐसा लफ्ज नहीं निकला। वो तो आज़ाद अखबार था, उसके एडिटर थे अब्बास अत्तर साहब, उनके ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज है। और उन्होंने कहा था कि मैंने तो अपना अखबार बेचने के लिए ये हेडलाइन लगाई थी, एक सुर्खी लगाई थी, ताकि लोग उसको पढ़ें, वो बिकेगा, चलेगा। ठीक है। और उनके इंटरव्यूज हैं जो कि मेरे पास पड़े हुए भी हैं, मैंने शेयर भी किए हैं, उसके अलावा यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं। अब बदकिस्मती ये है कि एक साइड पे हमें तारीख का इल्म नहीं है, दूसरी साइड पे कोई झूठ सच हमें कुछ बताता है तो हम उसको शेयर भी करते हैं। सिमिलरली पंजाब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसमें मैं ये कहूंगा कि हम जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं उसमें हमारा एक बहुत बड़ा कसूर है कि हमने पंजाब की तारीख को पढ़ा या उसको लिखा नहीं है प्रॉपर तरीके से, हमने कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए एक तासुर पाया जाता है आम तौर पे, जो खास तौर पे हमारे नॉन पंजाबी दोस्त हैं, चाहे वो आप कह लें सिंध से होंगे या केपी से होंगे या बलोचिस्तान से होंगे, देयर आर फ्रेंड्स, देयर आर ब्रदर्स। तो लेकिन ये है कि उनमें ये तासुर पाया जाता है कि पंजाब ने हमेशा आने वाले लोगों को वेलकम किया। तो इसी तरह की एक ये मेरी डिबेट हुई थी एक मेरे दोस्त के साथ फेसबुक के ऊपर। वो माशाल्लाह फुल ब्राइट स्कॉलर है एंड ही कम्स फ्रॉम द साउथ पंजाब। तो नाम उनका मैं नहीं लूंगा, मेंशन नहीं करूंगा। तो इसी तरह की मेरी उनकी डिबेट हुई थी फेसबुक के ऊपर, और वहां से मैंने फिर इस आर्टिकल को लिखने की वो एक जो मेरे अंदर थी कि मुझे लिखना चाहिए कि दैट ही इज अ फुल ब्राइट स्कॉलर, ही इज डूइंग हिज पीएचडी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर उनके बारे उनके ये इस तरह के विचार हैं, इस तरह के ख्यालात हैं, तो आम लोगों के क्या होंगे? क्या वाकई उनको पता होगा तरीका, या जानबूझ के कर रहे हैं? तो इसलिए मैंने लिखा, और मैंने इसके अंदर कोई 8-10 एग्जांपल्स कोट की हैं। लेगेसी ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि जो मज़ाहमत है उसका एक विरसा है पंजाब के पास। तो ये कहा जाता है कि पंजाब ने कभी मज़ाहमत नहीं की, वो बिल्कुल गलत है और एक गलत तासर पाया जाता है। और मैं कहता हूं कि उसमें शायद दो वजूहत है जो मैंने पहले भी आपको बयान कर दी हैं, कि मुमकिन तौर पे लोगों को तारीख का इल्म नहीं होगा, या मुमकिन तौर पे एक ऐसी कैंपेन चली होगी कि हम उसके भी कुछ रूट्स जो है ना वो ट्रेस कर सकते हैं 1960s के राउंड अबाउट, या छोटे सूबे थे उनका पंजाब के बारे में इस तरह का तासुर तब से पाया जाता है।
लेकिन मैंने इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया है कि मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं। तो लोग अक्सर औकात कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं, पंजाब ने हमेशा मज़ाहमत की है, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो पहली एग्जाम्पल हमारे पास आती है, उसको अलेक्जेंडर द ग्रेट बोला जाता है। उसका ड्रीम था, ख्वाब था कि उसने एक जगह से शुरू किया। वो कहता है मैंने दुनिया के दूसरे कोने तक जाना है, मैंने पूरी दुनिया को फतह करना है। और उसने वो जस्टिफाई भी किया कि 31 साल की उम्र में उसने कोई, मेरे ख्याल में कोई हाफ ऑफ द वर्ल्ड उसने वैसे ही कैप्चर कर ली थी उसने और अगर वो मैसिडोनिया से चला है और हिंदुस्तान पहुंचा है, तो आपका क्या ख्याल है कि दरमियान में कोई वो इलाका नहीं आया होगा, टेरिटरी नहीं होगी, लोग नहीं होंगे, उसमें किंगडम्स नहीं होंगी? उसने ढेर सारी किंगडम्स, ढेर सारे लोग, ढेर सारे इलाके, ढेर सारी नेशन ट्राइब्स उसने फतेह की हैं, अपने मातहत की हैं। उसके बाद वो हिंदुस्तान पहुंचा है। जब हिंदुस्तान पहुंचता है तो यहाँ पे वो उसका सामना होता है राजा पोरस के साथ। अब राजा पोरस पूरे पंजाब का राजा नहीं होता, ठीक है, शायद लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है। पंजाब हमेशा से डिवाइडेड रहा है। पंजाब फर्स्ट टाइम महाराजा रंजीत सिंह के दौर में यूनाइट हुआ है, वो भी ईस्टर्न जो टेरिटरी है सतलुज तक जाती है, वो पूरे का पूरा पंजाब उसमें शामिल नहीं था। ठीक, तो इसमें ये है कि दो उस टाइम जो राजा थे जिनका डायरेक्टली वो सामना हो रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ, उनमें से एक राजा आम्बी था जो टैक्स लगा था और दूसरा राजा पोरस था। आम्बी ने सरेंडर किया, उसने अलेक्जेंडर को कहा कि मैं आपको सरेंडर करता हूं, मैं एनुअल ट्राइब्यूट जो वो है टैक्स है वो भी दूंगा, और उसके साथ साथ आपको फोर्सेस भी दूंगा, जितनी आपको हेल्प चाहिए वो राजा पोरस के खिलाफ वो भी दूंगा। और सिमिलर उसने एक मैसेज भेजा राजा पोरस के पास, अपना एक वक्त भेजा और उसे कहा कि आप अपने आप को मेरे सामने सरेंडर करें, मुझे बादशाह मान लें, मुझे एनुअल ट्राइब्यूट दें। तो राजा पोरस ने कहा नो, वी विल मीट इन द बैटलफील्ड, एंड दे डिड मीट इन द बैटलफील्ड। और वो जो जंग है, वो जो हिडस्पस रिवर उसका पुराना नाम है, अब उसका नाम दरिया जेलम है, उसके किनारे पे लड़ी गई थी। और वहां पे ये फैसला हुआ था कि मतलब उसके बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, उस जंग के बारे में भी। उसमें जो ग्रीक हैं वो कहते हैं कि ग्रीक और खासतौर पे बाद में आने वाले जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ब्रिटिश, उन्होंने इस तरह स्टोरीज ने कहा कि नहीं, राजा पोरस को शिकस्त हुई थी। जो इंडियन लोग हैं या इवन जो हमारे पास सोर्सेज आते हैं, पर्शियंस हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वो अनडिसाइडेड बैटल थी और बाद में फिर उन्होंने आपस में वो एक समझौता किया था, और उस समझौते के तहत जो है ना वो एक रेप्रोचमेंट हुआ था, और ये उसकी जिंदगी की आखिरी जंग साबित हुई थी अलेक्जेंडर की। उसका जो ड्रीम था कि वो उसने दुनिया के दूसरे कोने तक जाना है, उसने उस ड्रीम को वहां पे खत्म कर दिया था और उसने फैसला किया था कि मैं वापस चला जाता हूँ। इवन जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं, वहाँ ग्रीक सोर्सेज हैं, जाहिर है वो विक्टोरियस थे बकौल जो ब्रिटिश सोर्सेज हैं या बाकी लोगों के। उसके बावजूद वो अपने सोर्सेज के अंदर लिखते हैं कि राजा पोरस बहुत बहादुरी से लड़ा, उसको शिकस्त देने के लिए जो ग्रीक फोर्सेस हैं उनको अच्छा खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सो दे आर एक्नॉलेजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ राजा पोरस। तो एक हमारे पास ये एग्जांपल है। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है कि अक्सर लोग कंसीडर करते हैं कि शायद जो मुगल है दे आर आउटसाइडर्स, दे केम टू द साउथ एशिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो अगर उनको आउटसाइडर कंसीडर करें या उनको माइटी एम्पायर के तौर पे भी हम लेते हैं, और खास तौर पे उसमें जो अकबर का टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया। इवन वर्ल्ड में भी आप कहते हैं तो उसमें भी उसका नाम आएगा। अगर हम साउथ एशिया में देखते हैं, अशोका है, उसके बाद जो अकबर है, तो इनके बड़े नाम आते हैं। इवन मैं तो उसके साथ महाराजा रंजीत सिंह को भी साथ इनके साथ कैटेगराइज करूंगा, उसी फहरिस्त में खड़ा करूंगा। तो उसमें यह कि अकबर के खिलाफ तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि मैंने रेजिस्ट करना है, मैंने लड़ना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो तब भी पंजाब के अंदर दुल्ला भट्टी ने उस टाइम अकबर के खिलाफ मज़ाहमत की थी। और पेजेंट मूवमेंट की जो रेजिस्टेंस की या मूवमेंट की बुनियाद है पंजाब के अंदर, वो दुल्ला भट्टी ने रखी थी। एंड ही वाज फ्रॉम पिंडी बटिया एंड डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद, तो वो पंजाब से था। अच्छा, उसके बाद अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं तो एक और भी हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और उसमें ये है कि अमीर तैमूर है। कोई बंदा सोच ही नहीं सकता कि उसके खिलाफ भी रेजिस्ट करेगा, उसके खिलाफ भी मज़ाहमत करेगा। तो अमीर तैमूर जब सेंट्रल एशिया से शुरू होता है, वो दिल्ली तक आता है, तो दरमियान में सिर्फ एक वहाद बंदा है कि जिसने उसके खिलाफ मज़ाहमत की है, वो खोखर। कुछ लोग गखड़ भी शायद उसको जो मिस्टेकनली कहते हैं। तो जसरत खोखर वो वहाद आदमी था कि जिसने अमीर तैमूर के खिलाफ मज़ाहमत की है। और उसके अलावा दिल्ली सल्तनत के खिलाफ तकरीबन 2 दहाइयों तक वो लड़ता रहा है, मज़ाहमत करता रहा है, हमले करता रहा है, कोशिशें करता रहा, नाकाम हुआ है वो। अब उसका जो ड्रीम था या प्लान था उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसको जो वो रिजल्ट्स जो वो डिज़ायर कर रहा था वो अचीव नहीं हुए।
अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, मिसाल है कि जो इस चीज़ को रद्द करती है कि पंजाब ने कभी रेज़िस्ट नहीं किया बल्कि वेलकम किया है। और उसमें देखें कि महमूद ऑफ गज़नवी और उसका बाप है, उन दोनों बाप-बेटा ने तकरीबन कोई 44 इयर्स में 977 से लेकर कोई 1021 तक 44 ईयर में 31 टाइम्स इन्वेड किया है इंडिया को या पंजाब को। तो अगर किसी शख्स को या बादशाह को एक दफ़ा हमला करने से उसको वो एक सक्सेस मिलती, कामयाबी मिलती है, वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार हमला क्यों करेगा? उसको ज़रूरत क्यों पेश आएगी? अगर उन्होंने 31 टाइम्स इन्वेड किया या अटैक किया तो इट मीन्स कि उनको यहाँ से रेजिस्टेंस हुई है, उनको यहाँ से मज़ाहमत हुई है। 44 सालों में 31 मर्तबा हमला एक मानी रखता है, जो हमें इस चीज़ की गवाही देता है कि वाक़ई पंजाब से मज़ाहमत हुई है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह से पहले पंजाब कभी भी यूनाइटेड नहीं था। शायद बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको हिस्ट्री का पता नहीं, इल्म नहीं है, तो उनको समझ ही नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि तो मुगल इरा के अंदर जो पंजाब है वो डिवाइडेड कुछ इस तरह से था, उसमें सूबा लाहौर था, उसमें सूबा मुल्तान था, उसमें सूबा सरहिंद था। या हमें दिल्ली सल्तनत की अगर मिसाल लेते हैं तो उसमें पंजाब डिफरेंट लाइन्स पे डिवाइडेड था। पंजाब की बफर ज़ोन्स या बफर लाइन या डिफेंस लाइन बनी थी क्योंकि मंगोल हर साल हमला करते थे हिंदुस्तान पे, और उनको उनके हमलों को रोका कहाँ पे जाता है? पंजाब के अंदर रोका जाता है। और पंजाब के अंदर 3 बफर लाइन्स या ज़ोन्स बने थे। अच्छा, उससे पहले राजा पोरस की आपको मिसाल दी है कि टेक्सला को उस टाइम जो बादशाह था वो अम्बी था, तो उस टाइम भी पंजाब डिवाइडेड था। पंजाब को पहली दफ़ा यूनाइट किया है महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह की अगर हम देखते हैं तो उसके चारों साइड्स पे अगर हमें हमें नज़र आता है कि ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया हिंदुस्तान को, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब को वो कैप्चर नहीं कर सके। उन्होंने प्रॉपर वेट किया है कि ये कब मरेगा, उसके बाद इसकी आल औलाद आएगी, बाकी लोग आएंगे, वॉर ऑफ सक्सेशन होंगी, हम उसमें कोई अपना रोल प्ले करेंगे कॉन्स्पिरेसी के जरिए से, और सिमिलरली ऐसा ही हुआ है। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की डेथ होती है और 1849 में जाके पंजाब 10 साल फिर भी लगते हैं कैप्चर होता है। अब उन 10 सालों के अंदर होता क्या है कि 2 बहुत बड़ी जंगें होती हैं, एक 1845-46 में, एक 1848-49 में, और उनको हम कहते हैं एंग्लो सिख वॉर्स। और उनके बारे में ये तासुर है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ एशिया के अंदर जो मुश्किल तरीन या बड़ी जंगें लड़ी हैं, वो दोनों उनमें से एक थी। और खास तौर पे जो आखिरी मार्का चेलियां वाली मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज भी वहां पे मीनार है, तो वो एक ऐसी जंग थी कि जो एंड पे जब वो इनको शिकस्त होती है पंजाबियों को, तो देन ब्रिटिश जो है वो साउथ एशिया के अंदर वो अपना वो सारा एक ख्वाब जो है उसको देखते हैं कि हम साउथ एशिया को अब फतेह करके और इस पे अपनी हुकूमत चला सकते हैं। तो इसी तरह अगर अगर हम इसको कैरी ऑन करते हैं तो अजीत सिंह ने पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट चलाई थी 1907 के अंदर। वो भगत सिंह के चाचा जी थे, और उन्होंने क्यों चलाई थी, उसके पीछे रीजन थी कि ब्रिटिश ने कुछ ऐसे कवानीन मुतारफ कराए थे जो कि अभी रिसेंटली मोदी की गवर्नमेंट ने करवाए थे, कि उन्होंने जो लैंड के साथ लोगों का रिलेशनशिप है, जो एग्रीकल्चर है, उसको चेंज करने की कोशिश की है। सिमिलरली ब्रिटिश ने कोशिश की 1907 में, पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट चलती है, उसमें जो अजीत सिंह है उसके साथ साथ लाला लाजपत राय है, तो इनको एग्जाइल पे भेज दिया जाता है। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ब्रिटिश वो वाले जो ऑर्डिनेंसेस हैं उसमें लैंड रेवेन्यू भी बढ़ाया जाता है, लैंड जो वाटर टैक्स है, लैंड रेवेन्यू टैक्स है, वो भी बढ़ाया जाता है। ब्रिटिश उनको वापस लेते हैं ऑर्डिनेंसेस को। क्यों वापस लेते हैं? क्योंकि पंजाब से मज़ाहमत होती है तो वापस लेते हैं। अभी रिसेंटली उसको कनेक्ट किया जाता है कि जो मोदी की गवर्नमेंट ने को करने की कोशिश की है, पंजाब से मज़ाहमत हुई, उन्होंने भी वो ऑर्डिनेंसेस वापस ले लिए हैं। सिमिलरली हम देखते हैं तो भगत सिंह, भाई इतनी छोटी सी एज के अंदर 23, 24, 25 ईयर की एज में हम क्या करते हैं? हम ख्वाब देखते हैं, हमने अपना फ्यूचर बनाना है, हमने शादी करनी है, हमने करियर बनाना है, हमने पढ़ना है। और उसने ये सोचा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, मैंने कुछ ऐसा काम करना है कि पंजाब के अंदर रहते हुए कोई ऐसा काम करूं कि आने वाली नस्लें याद रखें कि मैं अगर चीजों को चेंज कर सकता हूं, बदल सकता हूं, फिजिकली तो बदलूं, कम अज कम आइडियोलॉजिकली, फिलोसफिकली मैं उसको बदल के जाना चाहता हूँ। एंड ही डिड ऑल दिस। और उसको फिर आपके सामने है कि उसको जब जब फांसी दी जाती है, तो फांसी के बाद भी ब्रिटिश बेचारे जो 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 थे, वो उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं कि भगत सिंह की फांसी वाला जो दिन है, वो जगह, वो चीजें, इनको वो कमेमोरेट कर ना करने दिया जाए। काफी हद तक इस तरह की वो कोशिशें करते हैं, लेकिन उसे भगत सिंह आज भी जिंदा है, वो आपके सामने है। तो उसके बाद भी अगर हम देखते हैं ना, तो पोस्ट पार्टीशन पंजाब है, चाहे वो मैं तो इसे कहता हूँ कि वो चढ़दा पंजाब और ये लहंदा पंजाब है। मैं इसकी इंडियन या पाकिस्तानी पंजाब मैं तो नहीं कहता बिल्कुल भी।
और उसमें भी अगर हम देखते हैं तो अभी रिसेंटली आपको जो मूवमेंट्स हैं वो नज़र आती हैं पंजाब की, और ये मोदी के खिलाफ। अगर हम पाकिस्तानी पंजाब की या लहंदे पंजाब की बात करते हैं, वेस्ट पंजाब की, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आता है शेख रशीद थे यहाँ पे जिन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। रोटी कपड़ा और मकान वाला जो नारा लगाया था, जो इस्लामिक सोशलिज्म की बात हुई थी, लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं, द क्रेडिट उसी को जाता है। उसने पंजाब किसान तहरीक एक यहाँ पे उसकी बुनियाद रखी थी, और एक ग्रुप उसका था और एक पंजाब किसान तहरीक का था जो चौधरी फतेह मोहम्मद का था। तो उन लोगों ने भी यहाँ पे मज़ाहमत की है, और तकरीबन 6 दहाइयों तक वो पंजाब के मुजारों, किसानों और वर्कर्स की जो एक तहरीक है उसके लिए उन्होंने लड़ा है। और उसमें हम देखते हैं कि जो चौधरी फतेह मोहम्मद है, उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल जेल में काटे हैं। 18 साल उन्होंने जेल में काटे, बहुत बड़ा अरसा होता है, और वो इन्हीं चीजों की सजा उनको दी जाती। सिमिलरली शेख रशीद हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया जाता था, प्रोसिक्यूट किया जाता था, सजाएं दी जाती थी, और सारा कुछ उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो इसके अलावा भी कई ऐसी एग्जाम्पल है, जो चंद एग्जाम्पल से जाहिर है जो आर्टिकल के अंदर लिखी हुई है, तो कई ऐसी और भी एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें पंजाब ने जो जो ये सारा काम किया है, मज़ाहमत की है। अच्छा, उसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग आती है कि पंजाब पे तो सारे बातें भी कर लेते हैं कि पंजाब ने मज़ाहमत नहीं की है बल्कि वेलकम किया है। तो उसमें मेरा सवाल हाँ। ये है कि जो 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 उसमें साउथ है हमारा, सिंध आता है, और जो अरब आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम आता है, या अरब आते हैं, वो साउथ से आते हैं। पंजाब की जो पंजाब तो नहीं लगता जाहिर है वो बहिरा जो ये है, अरब है या अरेबियन सी से। उसके साथ। तो सिमिलरली हम नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर हमारे आजकल खैबर पख्तूनख्वा है, तो पश्तून बेल्ट है जाहिर है। तो जो मंगोल आ रहे हैं, जो टर्क्स आ रहे हैं, या जो ईरानियन आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट से आ रहे हैं। वो पंजाब की टेरिटरी तो नहीं वहां पे उसके साथ लगती। तो इसका मतलब है कि वो साउथ से या नॉर्थ वेस्ट से वो गुजर के आते हैं। साउथ से अगर आते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिंध से गुजर के आते हैं, नॉर्थ वेस्ट से आते हैं तो इसका मतलब है पश्तून बेल्ट से गुजर के आते हैं। अगर हम ब्रिटिश की बात करते हैं तो वो ईस्ट से आए हैं, तो इसका मतलब पूरा ईस्टर्न हिंदुस्तान उन्होंने अपने कब्जे में किया, तो देन पंजाब तक पहुंचे हैं। तो पंजाब पे सवाल उठाने से पहले, या पंजाब को मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से डिग्रेड करने से पहले, कम से कम उनको सोचना चाहिए कि हमने उन लोगों को रोक लिया था हमलावरों को। अगर आपने रोका होता तो वो पंजाब तक पहुंचते ही क्यों? तो पंजाब तो बाद में आता है भाई, आप लोग पहले आते हैं। नहीं, ये बिल्कुल आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है, लेकिन ये क्यों, ये मिथ कैसे एस्टैब्लिश होती है फिर कि नहीं जी पंजाब ने रेजिस्ट नहीं किया? अगर आपने तो बड़ी लॉजिकल, मैं देख रहा हूँ सारा कि ये जो आर्टिकल है, आपने महाराजा रंजीत सिंह की बात की, आपने राय अहमद खरल उनकी बात की, आपने वटू खरल जो फतियाना ट्राइब्स हैं उनकी बात करी जो ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हैं। उसके अलावा और भी फिर सरदार अजीत सिंह की बात की, और भी बहुत सारी बातें की हैं जो उन्होंने डिफरेंट जो पंजाब लिमिटेशन एक्ट या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट, इन सब के खिलाफ वो खड़े रहे और ये करते रहे। ये मिथ कैसे एस्टैब्लिश हुई और ये क्यों ओवर कर जो है वो डोमिनेट कर गई? क्या इसकी वजह है कि हिस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ ज्यादातर बाहर के लोगों ने लिखी है, या क्या लॉजिक क्या है? उसमें दो दो वजह हैं। एक जो आपने एक बताई तो है कि जो शुरू में आपने वो बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ लिटरेचर लिखा गया है नहीं, वो ना मैं जो आपका सवाल है उसकी मैं आपका जो सवाल है उसकी दो वजह हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। कि एक उस पर से जिक्र किया है कि शायद पंजाबियों ने खुद अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी, बाहर ये के लोगों पॉइंट, ने ये लिखी है, पॉइंट है। और पर्टिकुलरली ब्रिटिश ने लिखी है। देखिए, अगर हम दुल्ला भट्टी की मिसाल लेते हैं ना, तो दुल्ला भट्टी के बारे में जो मुगल सोर्सेज हैं वहां पे उसको चोर, डाकू, लुटेरा ऐसा कुछ नहीं कहा यस, गया। यस, उसको ये चोर, डाकू, फैक्टर है। लुटेरा कहने वाला कौन है? ब्रिटिश। जबकि ब्रिटिश का हम्म, उस टाइम के अकबर की मुगल एम्पायर के साथ कोई लेना देना नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। हम्म, अब उन्होंने ऐसा ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम्म, उन्होंने इस वो थोड़े से होशियार थे, बहादुर, वो तेज थे, उन्होंने क्लेवर थे। उन्होंने क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया कि जो बंदा भी रियासत के खिलाफ उठेगा, ज़ाहिर है वो बाहर से आए हैं, वो भी इन्वेडर हैं, वो भी उनके खिलाफ भी लोग बगावत करेंगे, यहाँ से मज़ाहमत करेंगे। उनका ये मानना था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो भी बंदा रियासत के खिलाफ बोलेगा, हम उसको चोर, डाकू, लुटेरा, गद्दार डिक्लेयर करें। चाहे वो राय अहमद खान खरल है, जो इनके खिलाफ लड़ रहा है, चाहे वो दुल्ला भट्टी है, जो मुगल एम्पायर के खिलाफ लड़ा है, चाहे वो अलेक्जेंडर है। इवन अलेक्जेंडर को भी इस तरीके से जो हीरो और उसको राजा पोरस को विलन किया है, डिक्लेयर किया है, या कोई साबित करने की कोशिश की, ब्रिटिश सोर्सेज ने की है। सबसे पहले इन्होंने ये काम किया है। कॉलोनाइजेशन उन्होंने सिर्फ फिजिकली यहाँ की नहीं की है,
बल्कि उन्होंने एकेडेमिया की है, उन्होंने टेक्स्ट की है, उन्होंने बुक्स की है, उन्होंने राइटिंग्स की है, ताकि लोगों तक मैसेज इस तरह का जाता रहे कि लोग जो है वो हमारा वाला टेक्स्ट पढ़ें, हमारी बुक्स पढ़ें, और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वो उसी चीज़ के अंदर रह जाएँ। तो पंजाब को ग्लोरीफाई क्यों करेंगे ब्रिटिश? या बाकी लोग भी हैं वो क्यों करेंगे? एक तो उसमें ये हमारा, और ये हमारे एंड पे भी फॉल्ट है कि वी नेवर ट्राइड टू राइट और रीराइट द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पंजाब की हिस्ट्री पे अगर हम कोशिश करते हैं ना कि जो सो कॉल्ड मिडीवल टाइम पीरियड है या एंशिएंट टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो पंजाब की हिस्ट्री पे हमें ऐसा कोई अच्छे सोर्सेज, अच्छी किताबें वो हमें नहीं देखने को मिलती। और खास तौर पे पंजाबियों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके ओपिनियन के वो हमें सामने नजर नहीं आता। उसमें हमारा भी फॉल्ट है, हमने ऐसी कोशिश नहीं की। अगर हमने पंजाब की थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी है या प्रेजेंट, तो वो हमने इलीट लेंस के थ्रू की है यस, या स्टेट लेंस के थ्रू की है। बहुत खूबसूरत तो बात हमने की। कोशिश की, या तो स्टेट का ओपिनियन वहां पे आ रहा है, मौकफ आ रहा है, या उसमें आ रहा है इलीट का आ रहा है। पॉपुलर हिस्ट्री की तो हमने कभी बात ही नहीं की, हम लोगों की बात ही नहीं की है। ठीक है, हमारे यहाँ मज़ाहमत होती है, लोग बगावत भी करते हैं, मज़ाहमत भी करते हैं, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश, जसरत खोकर है फॉर एग्जाम्पल, उसको आप देख लें, किसी बंदे ने कोशिश ही नहीं की है। मेरे ज़हन में आया, मैंने कुछ कोशिश की, कुछ मेरे दोस्त हैं जिनसे मैंने कुछ सोर्सेज़ भी कंसल्ट करने कर करा के कुछ थोड़ा बहुत उसको मैंने करके मैंने आर्टिकल उन पे भी लिखा है। सिमिलरली दुल्ला भट्टी, हम उनको भी जो है एक्नॉलेज नहीं करते। तो इसलिए हमारे एंड पे फॉल्ट है। एक उसमें ये प्रॉब्लम है कि हिस्ट्री बाहर के लोगों ने लिखी है, हमने नहीं लिखी, इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी से लिखी है, अपना उन्होंने ओपिनियन दिया है, हमारा मौक़िफ़ वहाँ पे नहीं है। ठीक है? दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब पाकिस्तान बन जाता है, पंजाब की पार्टीशन भी हो जाती है। उसके बाद 1955 में एक वन यूनिट बनाया जाता है ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो 3 सूबे हैं और बाकी कुछ टेरिटरीज़ जो यहाँ पे थी उनको इकट्ठा करके, क्योंकि बलूचिस्तान उस टाइम प्रोविंस नहीं था। तो इनको वन यूनिट बनाया जाता है। वन यूनिट बना के अब बनाने वाले भी खुद ही हैं, उसमें केपी के लोग भी हैं, बनाने में बिल्कुल आगे थे, उसमें सिंध वाले भी थे। अच्छा, जब वो बन जाता है तो एकदम से वो यू टर्न या शिफ्ट कहते हैं आपके उस उनमें आ जाता है। वो कहते हैं नहीं जी, नहीं पंजाब हमें डोमिनेट कर रहा है, पंजाब हमारे हकूक खा रहा है, पंजाब ये कर रहा है, पंजाब वो कर रहा है। तब जाके फिर उसमें एक प्रॉब्लम आता है कि उस टाइम पंजाब के अगेंस्ट इवन आपके सामने है कि सराइकी का वर्ड फर्स्ट टाइम जो है ना, वो मिड या लेट 60s में जाके आया। उससे पहले वो भी बिल्कुल नहीं था ऐसा। उसको मुल्तानी एक वो डायलेक्ट कहते थे, और इसी तरह को रियासती डायलेक्ट था जिस तरह बहावलपुर में है। तो इस तरह की चीजें उस टाइम जाके हमारे सामने आती हैं, और कुछ छोटी मोटी बाकी भी जो मूवमेंट्स चल रही होती हैं या कुछ नए सिरे से चलती हैं, जो पहले से चलती हैं उनमें तेजी आती है। और वो जो सिंधु देश वाला है आपके सामने है, बलूचिस्तान वाला है, या इवन ग्रेटर पख्तूनिस्तान वाला है, सराकिस्तान वाला है, उसमें फिर आ जाता है। तो ये तासर बेसिकली मिड 60s और लेट 60s में जाके फिर आता है कि पंजाब डोमिनेट कर रहा है, पंजाब मज़ाहमत नहीं करता, पंजाब वेलकम नहीं करता। अब उसमें उनका गिला शिकवा उस टाइम की पंजाब की जो लीडरशिप है या लोग हैं उनसे हो सकता है, अयूब खान के खिलाफ या उस टाइम के एस्टेब्लिशमेंट के हक में, वो ज़ाहिर उनके साथ उन्होंने गठजोड़ किया होगा। बट इट डजंट मीन कि वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दें कि थ्रू आउट हिस्ट्री पंजाब ने ऐसा किया होगा और पंजाब के साथ ऐसा हुआ होगा। मुमकिन है उस टाइम की पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, वो उस टाइम की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऐसा किया है, या ज़ाहिर है उसके अंदर उनके मसाइल भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। बट इट डजंट मीन कि अयूब को हमने वेलकम किया या बाकी लोगों को हमने वेलकम किया। हम पंजाबी थे, हमने तो ज़ाहिर है कुछ और भी काम किए हैं, हम आज भी रेजिस्ट कर रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं। अगर अभी अभी रिसेंटली आप मिसाल लें इमरान खान की, कहाँ पे बैठा हुआ है? लाहौर के अंदर बैठा हुआ है। पंजाब की पुलिस और फेडरल की पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही, हम उसको पकड़ने ही नहीं दे रहे। वो पंजाब के लोग ही मज़ाहमत कर रहे हैं ना, कोई बाहर के तो नहीं कर रहे। तो ये एक जो उस टाइम बिल्कुल वो 60 असर है, वो अपनी जगह पे है, उनके गिले शिकवे भी अपनी जगह पे। मैं उस पे नहीं जाता डिटेल में, ठीक है। बट मैं एक अभी तो इस पे मुकम्मल नहीं तौर जाएंगे, पे पर हमारे ऊपर। जी जी जी। मैं क्या अभी तो वो सुना खैबर पख्तूनख्वा से जत्थे आए हुए हैं इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम नहीं जाएंगे, उसमें नहीं जाएंगे, हम हिस्ट्री में इसी में नहीं, रहते हैं। उसमें उसमें काफी हद तक उसमें जो डिटेल्स सामने आई है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा के जत्थे काम ही होंगे। आप उनके जब CNSE और डिटेल्स निकालेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना स्टाफ यहाँ का नजर आएगा। उसमें जाहिर है आपके भी कोलीग्स, दोस्त, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के, मेरे भी हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हम पर्सनली बहुत से लोगों को जानते हैं जो KP से नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्टर साहब टॉपिक है हिस्ट्री के हवाले से, और आपकी बड़ी ग्रिप है
आपने काफ़ी मेहनत की है, रिसर्च की हुई है, पढ़ाते हैं, लिखते हैं और प्रॉपर आप जिसे कहते हैं ना, मुझे मेरा मेरा दिल करता है कि जो एकेडेमिया के लोग हैं उनको टीवी पे आना चाहिए ताकि वो फैक्ट्स ठीक करें, वो आके अपनी बात करें। एकेडेमिया टीवी से डरता है, टीवी को ग्लैमर चाहिए, उनको वो बाकी चीज़ें चाहिए। हम चाहते हैं कि ये लोग आएँ ताकि लोगों को बात जो आज के दौर में मॉडर्न ज़माने में ये चीज़ें आएँ। तो थैंक यू वेरी मच पहले कि आपने जो टाइम दिया और हमने इस पे बात की, और भी हम इन टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमें जो फैक्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करें या वर्जन्स आए एटलीस्ट। अगर अगर लोग इसको कहीं, क्योंकि हर बंदे ने अपना सच गढ़ा हुआ है या सच रखता है, सो अगर वो सच अगर वो उसको नहीं भी समझते, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बेटर अंडरस्टैंड फ्रॉम अ मोर एकेडमिक पर्सपेक्टिव, अ वर्जन एक जो है वो ज़रूर आना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मज़हर अब्बास गोंदल साहब फॉर योर टाइम, और हम इस सिलसिले को है जो जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपके टाइम का, अपॉर्च्युनिटी का। और आपने जो बात की है कि एकेडेमिया के लोगों को, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर हम हिस्ट्री के, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट कंसीडर करता हूँ अपने आप को। अगर मैं हिस्ट्री पे अखबार में नहीं लिखूँगा, नॉन एकेडमिक सर्कल्स के अंदर, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई जर्नलिस्ट उठ के हिस्टोरियन बन जाएगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट उठ के हिस्टोरियन बन जाएगा। हाँ। सिमिलरली अगर हम टीवी पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अगर हम नहीं आते, वहाँ पे जाके हिस्ट्री लोगों को नहीं बताते या उनको पॉपुलराइज़ करने की कोशिश नहीं करते ना, हाँ, तो डेफिनेटली फिर कोई ना कोई हमारी स्पेस जो है ना उसको कवर करेगा। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने पंजाब की हिस्ट्री के अंदर जो नाअहली दिखाई है कि हमने उसको लिखा नहीं है, हमें यहाँ पे नाअहली नहीं दिखानी चाहिए। हमें बल्कि एज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमें इसको लिखना भी चाहिए, लोगों को बताना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।